जी नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, समय हो चुका है 8:10। तो सभी लोग आ जाइए हमारे इस आज महासंग्राम में। जैसा कि आप देख रहे हो, केमिस्ट्री पर आधारित प्रश्नोत्तरी। तो आज यानी कि 2 फरवरी है और पूर्णतः 8:10 का समय हो चुका है। ओनली ऑन ये देखिए, अपना ये चैनल है ग्रोथ कंपटीशन। तो ये ग्रोथ कंपटीशन अपना चैनल है। इसमें देखिए क्या लिखा गया है, सीरीज का नाम क्या है, पहले इसको समझो। आज ये पहला वीडियो है, इसलिए जीके ऑल टॉपिक प्रैक्टिस इस सीरीज का नाम रखा है। जीके ऑल टॉपिक प्रैक्टिस का ये पहला वीडियो है आज का। तो ये विजय राजपूत ने देखिए क्या मतलब यहाँ पर फ़ोटो भी चेंज कर दिया है मेरा यहाँ पर। तो अब आप लोगों के सामने मेरा फ़ोटो भी चेंज हो गया, पहले दूसरा लगा रहता था। तो आज हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री के वो प्रश्न करेंगे जो एसएससी में, पुलिस में, बैंक में और एनडीए में प्रश्न नॉर्मल पूछे जाते हैं। तो आपके पुलिस और लेखपाल के लिए यहाँ से प्रश्न बनेंगे ज़रूर। तो चलिए एक एक प्रश्न को बड़ा ही ध्यान से और गहराई से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए हमने कहाँ से क्वेश्चन लिए हैं। केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, रासायनिक आबंध। सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख रहे हो, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन लिए गए हैं। और केमिस्ट्री विषय में आपको मैं एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा करता रहूँगा, क्योंकि मैंने एमएससी केमिस्ट्री विषय से ही किया है। सबसे पहले जब मैंने अपने करियर में पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाना प्रारंभ किया था। तो केमिस्ट्री से भी मेरी एक कोचिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ी पहचान बनी हुई है। तो बहुत ही प्रसन्न है हम इस सीरीज को आज जो विजय राजपूत ने हमको ये दिया है मैटर बना के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए। सभी लोग आ जाइए। कुछ लोग गुड इवनिंग भेज रहे हो, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, किसी परमाणु द्वारा रासायनिक आबंध बनाने की प्रवृत्ति का मुख्य कारण है। रासायनिक आबंध कब बनता है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, पहला पॉइंट दिया गया है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। दूसरा दिया गया है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, अष्टक संरचना ग्रहण करने की प्रवृत्ति और इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो और अपने स्टेटस पर फिक्स कर दो सभी लोग। बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए बनेगा, जब कोई भी रासायनिक केमिकल बॉन्डिंग बनाता है तो उसकी कंडीशन होती है अष्टक संरचना ग्रहण करने की प्रवृत्ति। अष्टक जो संरचना होती है उसी ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बन गया सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ रुख करते हैं। देखिए, आबंध निर्माण के दौरान मुक्त ऊर्जा कहलाती है। मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है? वियोजन ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, आबंध ऊर्जा, परमाणुवीय ऊर्जा। तो सेकंड का राइट आंसर बताइए क्या बनेगा। देखिए, आबंध जब बनता है, जब बॉन्डिंग का निर्माण होता है, तो बॉन्डिंग एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? बॉन्डिंग एनर्जी होगी। तो इसका राइट आंसर बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? इसमें देखिए लिखा है, परमाणु का कौन सा मौलिक कण रासायनिक बंध में भाग लेता है? कौन सा मौलिक कण रासायनिक बंध में भाग लेता है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग में? प्रोटॉन या मेसान या न्यूट्रॉन और या इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा भाग लेता है? क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर थ्री का जो राइट आंसर बनेगा, आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? इलेक्ट्रॉन। देखिए बेसिक से प्रश्न है जो पुलिस, लेखपाल, एसएससी और जो उनका सुपर टेट का जिनका एग्जाम है उसमें भी साइंस आती है। जहाँ जहाँ साइंस की विषय वस्तु आती है वहाँ वहाँ ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये बात देखिए क्लियर एकदम। अच्छा चलिए, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेश है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल, शून्य आवेश। प्रोटॉन पर कैसा आवेश? धन आवेश। ये मेसान जो है, मेसान ये एक प्रकार का कण है जो परमाणु के नाभिक में अस्थायी तौर पर रहता है। क्वेश्चन नंबर देखिए फोर, जब दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड बनता है तो तंत्र सिस्टम की ऊर्जा, बॉन्ड बनने से क्या होगा? सिस्टम की ऊर्जा बढ़ती है या फिर घटती है? वैसी ही रहती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है। तो राइट आंसर देखिए एसएससी 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर बताइए। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनेगा, सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति काम करेगा तो एनर्जी लॉस होगी। तो काम करेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? लॉस। कोई सिस्टम या तंत्र का निर्माण हो जाएगा तो एनर्जी लॉस होगी। सीधी सी बात। आपसे हम कह दें कि आप काम करिए तो आपकी एनर्जी कैसी हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। तो ऐसी बॉन्डिंग एनर्जी भी लॉस होती है। क्वेश्चन नंबर फाइव, सभी लोगों को नमस्कार। चलिए देखिए, देखते रहिए, सभी लोग आंसर देते रहिए। कुछ लोग आंसर दे भी रहे हैं। देखिए विजय राजपूत बराबर इसमें एक्टिविटी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से किस अणु के लिए अष्टक नियम वैध नहीं है? किस अणु के लिए अष्टक नियम वैध नहीं है?
CO2NH3H2SBF3 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ये बोरान ट्राईफ्लोराइड है। अष्टक नियम किसके लिए वैध नहीं है, मतलब अष्टक नियम किस में काम नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ये आप डी ध्यान रखें, ये BF3 में अष्टक नियम काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता, देखो जो आप समझना चाहो थोड़ा आपको इधर हम बताते हैं। देखो समझो, इसमें जो बोरान होता है उसका परमाणु क्रमांक 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,3। तो बोरान के बाहरी कोष में 3 है और फ्लोरीन से 1 1 लेगा तो इसके 4 ही 4 हो जाएंगे, बाद बाकी सबके 8 8 हो जाते हैं। अष्टक नियम जो सोडी फजान इसके प्रतिपादक हैं उन्होंने काम किया था, सोडी फजान ने, तो इसीलिए अष्टक नियम बोरान ट्राईफ्लोराइड में काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, इस पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पहले 6 का अच्छा क्वेश्चन है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निम्न में से कौन से कथन या कौन सा कथन सही है, वे तत्व जिनके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं। जिनके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है रासायनिक रूप से कैसे हैं, सक्रिय बोला गया है। अष्टक सिद्धांत के अनुसार तत्व इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या साझे द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो कौन सा इसमें कूट सही है, केवल एक सही है कि केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये उम्दा प्रश्न है, उम्दा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर केवल V। क्यों बनेगा केवल V, देखो बात को समझो थोड़ा। यहाँ पर पहले देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, अष्टक सिद्धांत के अनुसार, जो अष्टक सिद्धांत है तत्व इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, साझे द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, ये बात सही है। और दूसरे में क्या लिखा है, देखो वहाँ गलत है। वे तत्व जिनके बाहरी कोष में कई 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। अब देखिए कुछ अक्रिय गैसें हैं जो केमिस्ट्री वाली रखी गई हैं, तो यहाँ पर समझें कौन कौन सी, देखो अक्रिय गैसें यहाँ पर समझें। जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी में P ब्लॉक के लास्ट में सबसे 8th A वर्ग में जो नोबेल गैसें रखी उसमें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। तो ये कितनी गैसें हैं, सबसे पहले हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। तो इतनी की गैसें हैं। देखिए हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। इसमें से सिर्फ एक गैस क्रियाशील होती है जिसका नाम है XE जीनान, परमाणु क्रमांक 54। इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, नोट करो, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है स्ट्रेंजर गैस कौन सी है, तो वो जीनान XE जिसका परमाणु क्रमांक 54 रहता है वो एक स्ट्रेंजर गैस है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आप लोग समझ चुके हैं। अब ऐसे तथ्यात्मक प्रश्न परीक्षा में नए पैटर्न पर आने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया कथन और इसके बाद कारण, फिर कूट दिया। कथन में क्या दिया है, अक्रिय गैसें एक परमाणुक होती हैं, ठीक है भाई। फिर इसका रीजन देखो दिया, कारण अक्रिय गैसों का विन्यास स्थायी होता है, ठीक है। अब ऐसा दिया गया आपको। अब नीचे कूट में क्या है, A और R दोनों सही हैं, R A की सही व्याख्या है, A R दोनों सही हैं तथा R A की सही व्याख्या नहीं करता है। A सही है किंतु R गलत है। देखिए A गलत है किंतु R सही है। ये प्रश्न उन लोगों के लिए हैं जो 2022 में भर्ती होना चाहते हैं किसी ना किसी एग्जाम में। जो लोग भर्ती नहीं होना चाहते हैं वो तो वीडियो के स्किप मार के पीछे और कहीं देखने लगे जाके सरल सरल। तो सरल तो दुनिया देख लेता है, थोड़ा कठिन भी सीखो आप। देखिए यहाँ पर क्या है, A और R दोनों सही हैं। पहली बात तो ये दोनों चीज़ें सही हैं। देखो क्यों सही है, अक्रिय गैसें एक परमाणुक होती हैं, जैसे हीलियम है या फिर जीनॉन ले लो, नियॉन, आर्गन, सभी सिंगल होती हैं। कभी भी आपने He2 ऐसे लिखा नहीं देखा होगा, ना H2 लिखा देखा होगा, H2O2 लिखा होगा, क्योंकि 2 परमाणुक होती हैं। तो ये जो गैसें हैं वो एक परमाणुक होती हैं, कैसे सिंगल लिखी जाती हैं। अच्छा, फिर इसमें क्या लिखा, R A की सही व्याख्या है। R जो है वो A की सही व्याख्या कर रहा है, वो कैसे, देखो समझो। अक्रिय गैसों का विन्यास स्थायी होता है, सीधी सी बात है, इनका विन्यास स्थायी होता है, इसीलिए रासायनिक रूप से ये अक्रिय होती हैं। भाजप में बात सही, तो इसीलिए 7 का ये आंसर बन गया पहला। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण संयुक्ता के साथ बदलता है। ये CDS 2008 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गुण संयुक्ता के साथ बदलता है। संयुक्ता के साथ कौन सा गुण बदलता है, परमाणु भार या फिर तुल्यांकी भार, घनत्व या अणु भार। बताइए संयुक्ता के साथ कौन सा बदलता है। आपने मूलानुपाती सूत्र वगैरह पढ़े हैं, उसमें इसकी प्रॉपर्टी काम में आती है। संयुक्ता के साथ ये तुल्यांकी भार बदलता है। क्या बदलता है, तुल्यांकी भार बदलता है। तो इसको ध्यान रखें, अगर आप भूल रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए
कैल्शियम के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। चेक कर लो, कैल्शियम बताइए 2 है, 4 है, या 6 या 8 है, चेक करके बताओ। इसका परमाणु क्रमांक 20 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो KLMN कोष में कितना बनेगा। देखिए 2 8 10, 10 8 18, 18 के बाद 2, लास्ट में कितना बना 2, तो इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे 2। तो 2 आपको पता ही है कैल्शियम में 2 आवेश प्लस होता है, ये Ca प्लस प्लस, तो संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होती है। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए भाई साहब 10 की तरफ चलते हैं। देखिए ये 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। उसमें क्या लिखा है, सहसंयोजकता में, सहसंयोजकता में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों बराबर साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है ना साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है। तो बताइए सहसंयोजकता में क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी, ना स्थानांतरण ना साझेदारी, इलेक्ट्रॉन का क्षय। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देखिए क्या बनेगा, पहले सुनो ध्यान से, पहले इसका आंसर बनाओ बी, फिर इसके बाद समझो इसको। इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होती है, देखिए सुनिए अब ध्यान से, यहाँ पर आइए साइड में। संयोजकता मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले वैद्युत संयोजकता, इसी कहते हैं आयनिक संयोजकता। इसके बाद सहसंयोजकता, ठीक है, दूसरी नेक्स्ट उप सहसंयोजकता। देखिए वैद्युत संयोजकता में क्या होता है, वैद्युत संयोजकता के लिए ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण जो बंध बनता है, पहला ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। और देखिए ये कोई भी संयोजकता की यहाँ पर परिभाषा नहीं लिखी रहती हैं। और उप सहसंयोजकता की परिभाषा क्या बनती है, जब किसी भी तत्व का अष्टक किसी अन्य संयोजन से पूर्ण होता है, जब किसी भी तत्व का अष्टक किसी अन्य संयोजन से पूर्ण होता है, उसमें दाता और ग्राही होते हैं, उसे उप सहसंयोजकता कहते हैं। जैसे H2O2 अणु का बनना, H2O2 की आप 2 संरचनाएं पढ़ चुके हो हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में, किंग जेट की और वायर की संरचना, तो उसमें एक लॉन पेयर होता है, ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, उप सहसंयोजी यौगिक, ठीक है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 11, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये लिखा है CCl4 कैल्शियम नहीं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में कार्बन की संयोजकता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए माय डियर स्टूडेंट्स। ये इसका आंसर बनेगा 4। देखिए कार्बन जो है वो चतुष्फलकी होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 2,4 भारी कोष में 4, तो संयोजकता कितनी बन जाएगी उसकी, 4 बन जाएगी कार्बन की। और सीधी सी बात है, एक कार्बन की तरफ 4 Cl जोड़ेंगे, 1 2 और 3 और 4, तो इस प्रकार से कार्बन की संयोजकता 4 बन जाएगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 12, एक तत्व की संयोजकताएं 3 तथा 5, एक दूसरे तत्व की बी की संयोजकता 2 है, संयोग करता है, तो इस प्रकार बने यौगिक के सूत्र क्या हो जाएंगे। देखिए सूत्र बनाइए, एक तत्व की संयोजकता 3 और 5 है, दूसरे की कितनी है, 2 है। तो अब ये यहाँ पर इसका राइट आंसर पहले बताओ क्या बनेगा, आप लोग दिमाग लगाइए अगर आप लोग पढ़े हो। देखिए जैसे इसका पहले राइट आंसर आप बताइए पहले, फिर हम आपको समझा देंगे, ये कभी नहीं भूलोगे आप कंसेप्ट, यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा, फिर ये आप कभी नहीं भूलोगे। अच्छा पहले आप अपना अपना आंसर दे लीजिए सभी लोग। तो यहाँ पर 12 का पहले राइट आंसर समझो, पहले इसका राइट आंसर समझो, पहले राइट आंसर बनेगा ये सी मेरे हिसाब से। अब देखो यहाँ पर समझो कैसे बनेगा सी देखिए ऐसे बनेगा, जैसे मान लो एक तत्व है ए और दूसरा तत्व क्या है बी, तो एक दूसरे की संयोजकता मतलब इधर उधर ट्रांसफ़र होती हैं। एक ही संयोजकता 3 5 बताई गई हैं, तो एक ही संयोजकता जब 3 5 हैं तो ये संयोजकता कहाँ पर लिखी दिखाएंगी आपको, बी के ऊपर लिखी दिखाएंगी, बी के पास में 3 रहेगा या फिर बी के पास में 5। देखिए यहाँ पर बी के पास में 3 लिखा है और बी के पास में 5, और बी के पास में 3 और 5 इसमें भी लिखा है, ठीक है। अच्छा लेकिन उसने कहा एक ही संयोजकता इतनी है और बी की संयोजकता 2 बताई है, बी की ए के पास लिखी होगी तो ए के पास यहाँ पर एक ही लिखी है, तो इसलिए ये गलत है। और देखिए बी की 2 है तो एक A2 लिखा है, तो A2 लिखा है, मतलब संयोजकता का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इधर वाली इधर आती है और इधर वाले की इधर आती है, तो ये चीज़ है। जैसे कि H+ और OH O-, तो ये 2 किधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो इसीलिए लिखते हैं H2 और एक O1 यहाँ लिखा नहीं जाता है।
तो H2 हो जाता है, मतलब इधर की संयुक्ता इधर आती है और इधर की इधर आती है, तो ये गुणित अनुपात हो जाता है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13, किसी तत्व की किसी अन्य तत्व अथवा तत्वों के साथ संयोजन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, विद्युदात्मकता कहलाती है और विद्युत धनात्मकता कहलाती है। इसमें एक आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, तब तक 13 का आप राइट आंसर दीजिए। थोड़ा हम पानी पी लेते हैं क्योंकि आज पूड़ियाँ खाई हैं, एक जगह निमंत्रण में गए थे, इसलिए प्यास ज़्यादा लग रही है आज। ये काफ़ी भींग रही, देखो सही कर लो इसको। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपने क्या बनाया? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपने क्या बनाया? पानी पी लिया मैंने, अब एनर्जी सी एकदम से मिल गई, एकदम बढ़िया, शरीर में फ्रेश। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बनेगा यहाँ पर सबसे पहले संयोजकता। क्या राइट आंसर बनेगा? संयोजकता बनेगा। किसी तत्व की अन्य तत्व अथवा तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता। ये संयोजकता की परिभाषा ही है, सीधी सी परिभाषा। किसी तत्व की किसी अन्य तत्व अथवा तत्वों के संयोजन करने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता। संयोजकता लैटिन भाषा की वेलेंटेना शब्द से उत्पत्ति हुई। संयोजकता की कहाँ से उत्पत्ति हुई? लैटिन भाषा की एक शब्द था वेलेंटेना। वेलेंटेना का मतलब होता है क्षमता, ठीक है, क्षमता। तो क्षमता शब्द मिल जाएगा तो वो क्या बनेगा? संयोजकता। और अगर विद्युदात्मकता से क्वेश्चन आए, विद्युदात्मकता के लिए एक क्वेश्चन बनेगा, इसको समझो पहले। क्लोरीन की विद्युदात्मकता सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान करना, नोट कर लो। सर्वाधिक विद्युदात्मकता वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन। नोट करो भैया सभी लोग, सर्वाधिक विद्युदात्मकता किसकी ज़्यादा है? क्लोरीन की है सबसे ज़्यादा विद्युदात्मकता। अरे गलत हो गया थोड़ा यहाँ पर, देखिए सबसे ज़्यादा अगर विद्युदात्मकता पूछी जाए, विद्युदात्मकता, तो यहाँ पर फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, विद्युदात्मकता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछी जाए तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी हो जाएगी? क्लोरीन की हो जाएगी। सबसे ज़्यादा विद्युदात्मकता फ्लोरीन है और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन है। और सर्वाधिक आपसे अगर ऐसे ही पूछे जाते हैं सर्वाधिक किसका क्या है, तो आयनन विभव सबसे ज़्यादा हीलियम का अधिक होता है। तो ये 3 प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षा में जरूर टपकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 14, यदि एक ऋणायन X के सोडियम लवण का सूत्र यह दिया गया है तो उसके एल्युमिनियम लवण का सूत्र क्या होगा? पहले ध्यान से समझिए, एल्युमिनियम का क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर Na2X लिखा गया है तो X लिखा गया है। अब यहाँ पर X की वैलेंसी 2 है, X की वैलेंसी 2 है तो Al पे 2 लिखा होना चाहिए और X पे 3, क्योंकि मतलब एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 14 का पहले आप राइट आंसर बता लो क्या बनेगा ABCD में से। देखिए 14 का जो मेरे हिसाब से बनेगा वो बनेगा C। ये समझो कैसे बनेगा। असिस्टेंट, ये देखिए आया 2019 में आया क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट है। देखिए जैसे यहाँ पर NaX लिखा है, यहाँ पर NaX लिखा, NO2X लिखा है, तो X की यहाँ पर वैलेंसी 2 है। जब X की 2 है तो X वाली Al पे देखो 2 दिखाई दे रही है और कहीं भी किसी Al पर 2 नहीं है, तो इतने ही से आंसर मैंने मार दिया। और एल्युमिनियम 13 होता है 2,8,3, तो X के इधर यहाँ पर 3 लिख गया आके, तो ठीक है, तो इस वजह से ये राइट आंसर बन गया C। क्वेश्चन नंबर 15, एक धातु के फास्फेट का सूत्र ये दिया गया है तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या बनेगा? MHPO4। तो MCl बनेगा कि MCl2 या M2Cl2 या MCl2, बताइए राइट आंसर। ये दिमाग लगाने वाला प्रश्न है 15 नंबर, यहाँ पर हल्के लोगों का काम नहीं है, पहले इसको सीख लो। तो इसका सूत्र बनेगा यहाँ पर MCl2। क्या बनेगा? MCl2 बनेगा। हालांकि पुलिस में इतना कठिन नहीं पूछेगा, लेखपाल में ये पूछ सकता है क्वेश्चन, और पूछने को तो पुलिस में ही पूछ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेवल मतलब थोड़ा आप समझें, MCl2 बनेगा। यहाँ पर जो M है वो 2 धनात्मक वाली है। कैसी है? 2 धनात्मक है, 2 धनात्मक M ने ले लिए, 2 प्लस वैलेंसी 1 हाइड्रोजन ने ले लिया। और फास्फेट पर PO4 पर कितनी वैलेंसी होती है? माइनस की 3 होती हैं, तो ये बैलेंस हो जाती है वैलेंसी, तो इसलिए M 2 धनात्मक वाला है। कोई कैल्शियम परिवार का हो सकता है, मैग्नीशियम, तो MCl2 बनेगा। M मेटल है यहाँ पर, ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और अपने दोस्त के साथ भेजिए। बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्यागना होता है। बेरियम, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर जो 16 का राइट आंसर 1 या 2 या 3 या 4, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप याद कर लो। बेरियम कितना भारी कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना अक्रिय रूप धारण करता है, तो बेरियम
बेरियम 2 त्यागता है। कैसे, आप सूत्र ही याद कर लो, कोई BaCl2 सूत्र होता है तो बाहरी कोष में इसके 2 होते हैं, इसलिए 2 त्यागेगा। सीधी सी बात है, सूत्र से पता लग जाता है कि इसके बाहरी कोष में कितना। देखिए भाई, विजय राजपूत ने हर जगह पर विकास सर और ये मोबाइल नंबर डाला है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की पढ़ाई में उनका भी बड़ा योगदान है। पारे द्वारा दर्शाई जाने वाली संयुक्ता है कितनी? जो पारा होता है Hg, ये एक द्रव धातु होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई साहब? इसका परमाणु क्रमांक होता है 80। यह एक क्या होता है? पारा एक द्रव धातु है, इसका परमाणु क्रमांक 80 है। ध्यान रखना, ये द्रव धातु है पारा, परमाणु क्रमांक 80 है। तो इसकी ऑक्सीडेशन मतलब दर्शाई जाने वाली संयुक्ता बताइए। तो 17 का राइट आंसर बताओ अपने दिमाग से, क्या बन जाएगा? और ये 17 का राइट आंसर वो तुरंत बता देगा जिसने 9th की क्लास में साइंस अच्छे से पढ़ी है। तो इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर +1 और +2। देखिए मैं साक्षी भी देता हूँ। एक सूत्र होता है HgCl2 और दूसरा सूत्र होता है Hg2Cl2। अच्छे अच्छे लोग इसका नाम नहीं बता पाते हैं जो 9th में पढ़ते हैं। देखिए इसका पहले नाम सुनो, क्या है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। HgCl2 का नाम लिखिए, इसका नाम है मर्क्यूरिक क्लोराइड। HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड। Hg2Cl2 इसका नाम फिर लिखिए, क्या है? Hg2Cl2 इसका नाम लिखो, इसका नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड। देखिए यहाँ पर Hg2Cl2 है तो मर्क्यूरिक क्लोराइड, यहाँ पर है मर्क्यूरस क्लोराइड। बैलेंसी इसमें Hg की +2 है, इसमें Hg की +1 है। आपको लगा दिखाई दे रहा है 2, लेकिन वो 2 एक एक हिस्से में बट जाती है, इसलिए +1 इसकी हो जाएगी। तो मर्क्यूरिक मर्क्यूरस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बना? ए बना। चलिए क्वेश्चन, अब देखिए आयनिक बंध से संबंधित क्वेश्चन है। 17 के बाद पहुंच गए, फिर हम लोग 18 नंबर पर। अभी जुड़े रहिए, 10-15 मिनट आराम तसल्ली में देखते रहिए। हम जो भी प्रश्न कराएंगे और आपका एक भी मिनट बर्बाद नहीं होने देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा हम किसी का नाम इसमें वीडियो में नहीं लेते हैं। नाम वाली जो प्रोसेस है वो हम चैटिंग में ही आपको मतलब बराबर यहाँ पर चैटिंग होती रहती है, तो हम चैटिंग भी यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। और ये भी चलता रहता है, तो दोनों तरीके से हम इस प्रकार के काम को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, जिन जिन के कमेंट आ रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर सभी लोग जुड़े हैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्योंकि किसी एक का नाम बोल दो तो दूसरा वाला सोचेगा कि मेरा नाम बोला नहीं है, तो इस वजह से हम किसी का नाम नहीं बोलते। हमारे सभी भी साथी विद्वान और विदुषी हैं, इस बात को समझते हैं। एक आयनिक बंध बनाता है जब संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। एक धातु तत्व संयोग अधातु तत्व से होता है, 2 धातु तत्व अपक्रिया करते हैं। बताइए एक आयनिक बंध कब बनता है? इस पे लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा सी। कैसे बनेगा सी? एक धातु तत्व का संयोग अधातु से होता है तो आयनिक बंध बनता है। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, ये आयनिक बंध है, ये अधातु है और ये धातु है। आपको पता है कि पॉजिटिव Na होता है, Cl नेगेटिव। जैसे MgCl2, Mg क्या है? यहाँ पर धातु है, ये Cl अधातु है। तो मतलब धातु और अधातुओं के बाद जो बंध बनते हैं वो आयनिक बंध। आयनिक बंध का दूसरा नाम विद्युत संयोजी बंध भी होता है, विद्युत संयोजी बंध, इसी कहते हैं इलेक्ट्रिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। NaCl में उपस्थित बंध है, अभी आपको उदाहरण मैंने समझाया। ये क्वेश्चन देखिए BPSC 2016 में आया है। NaCl में उपस्थित बंध आयनिक बंध है, उपसहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी बंध है, फिर हाइड्रोजन बंध है। तो NaCl में कौन सा बंध है? NaCl में यहाँ पर हो जाएगा आयनिक बंध। कौन सा बंध हो जाएगा? आयनिक बंध हो जाएगा। अब देखिए सहसंयोजी बंध के लिए एक उदाहरण दीजिए कोई भी। देखिए CO2 में सहसंयोजी बंध होता है, यहाँ पर सुनो, सहसंयोजी बंध कहाँ पर होता है? CO2 में सहसंयोजी बंध होता है, CCl कार्बन टेट्रा क्लोराइड में होता है, CH4 मैथेन में होता है, C2H2 एसिटिलीन में होता है। जितने कार्बनिक पदार्थ हैं सभी में बेंजीन हो, चाहे C6H6, चाहे एथिल अल्कोहल हो, C2H5OH, सभी में सहसंयोजी बंध होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। उपसहसंयोजी बंध किसमें होता है? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में उपसहसंयोजी बंध होता है। हाइड्रोजन बंध किसमें होता है? हाइड्रोजन बंध की पहले परिभाषा समझें, सुने ध्यान से। हाइड्रोजन परमाणु तथा अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जिस बंध का निर्माण होता है उसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। वापस से सुने हाइड्रोजन बंध की परिभाषा। हाइड्रोजन परमाणु तथा अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण
बल के द्वारा जिस बंध का निर्माण होता है उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है, अंतर अणुक और अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि H2O। H2O में कौन सा बंध पाया जाता है भाई साहब? H2O में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और NH3 में कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। H2O हुआ, NH3 हुआ, और जैसे PH3 हुआ, तो इसमें कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर भाई साहब 20, किन यौगिकों में विद्युत संयोजी, निम्न यौगिकों में विद्युत संयोजी यौगिक कौन सा है? विद्युत संयोजी पूछा गया है। HCl है, या BCl3 है, NH4Cl है, या निर्जल AlCl3 है। निम्न यौगिकों में विद्युत संयोजी यौगिक कौन सा है? अब बताइए। अब ये टक्कर का प्रश्न है, इसका राइट आंसर देखें कितने लोग देते हैं, फिर हम समझेंगे आपकी तैयारी को। ये क्वेश्चन वास्तव में अच्छा है। देखिए, विद्युत संयोजी बंध की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अमोनिया जो होती है ये NH4 प्लस होता है और Cl4 माइनस होता है, तो ये प्लस माइनस क्रिया करके बनाते क्या है? NH4Cl बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड विद्युत संयोजी बंध। अब क्वेश्चन नंबर देखिए भाई साहब 21 भी है यहाँ पर, इसको समझे। 21 को देखिए, यहाँ पर अधिक क्वथनांक वाले यौगिक होते हैं। अधिक क्वथनांक वाले कैसे यौगिक होते हैं? विद्युत संयोजी यौगिक, हाइड्रोजन बंध, सहसंयोजी बंध, इनमें से कोई नहीं। अधिक क्वथनांक जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो 21 का राइट आंसर बताइए बाबूजी क्या बनेगा? तो 21 का राइट आंसर देखिए यहाँ पर बनेगा विद्युत संयोजी बंध। विद्युत संयोजी बंध के क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। ये अधिक अधिक क्वथनांक वाले यौगिक होते हैं विद्युत संयोजी। और विद्युत संयोजी यौगिक का उदाहरण बता दो सर, कौन कौन सा है? आप लोग कहोगे जैसे कि NaCl है, KCl है, MgCl2 है, NaCl है, KCl है, MgCl2 है, NH4Cl है। ये सब क्या? ये सब विद्युत संयोजी। विद्युत संयोजी की परिभाषा क्या है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतर से जिस बंध का निर्माण होता है विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। और सहसंयोजी बंध की परिभाषा क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों के समान प्रकार की साझेदारी से जो बंध का निर्माण होता है सहसंयोजी बंध कहते हैं। H2 अणु का बनना, O2 अणु का बनना, F2 अणु का बनना, N2 अणु का बनना, CCl4 का बनना, CH4 का बनना, ये सब क्या भाई साहब? सहसंयोजी है। हाइड्रोजन बंध कहाँ होता है? H2O में हाइड्रोजन बंध, NH3 में हाइड्रोजन बंध, PH3 में हाइड्रोजन बंध, इनमें सब में हाइड्रोजन बंध होता है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा आबंध दिशात्मक नहीं है? कौन सा नहीं है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक आबंध, आयनिक आबंध, और ये सभी। निम्न में से कौन सा आबंध दिशात्मक नहीं है? मतलब कौन सा डायरेक्शनल नहीं होता है? 22 का राइट आंसर बताइए क्या है? तो जो आयनिक बंध होता है वो डायरेक्शनल नहीं होता है, और बाद बाकी ये सब डायरेक्शनल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आयनिक बंध इसका आंसर बनेगा। देखिए, जालक में ऋणायन तथा धनायन परस्पर बंधे होते हैं किसके द्वारा? प्रोटॉन द्वारा, स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा, सहसंयोजक आबंध द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का लीजिए पहले स्क्रीनशॉट। अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए 23 का राइट आंसर क्या बनेगा? 23 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा। स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, उसी के द्वारा वो क्या रहता है? ऋणायन तथा धनायन परस्पर बंधे रहते हैं, अट्रैक्ट रहते हैं। कोई एक बंध होता है स्थिर विद्युत आकर्षण, उसी द्वारा रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 माय डियर स्टूडेंट्स, आयनिक यौगिक के लिए सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन कौन सा है? ये जल में अविलेय होते हैं, ये बेंजीन में विलेय होते हैं, ये CCl4 में विलेय होते हैं, ये ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। तो बताइए 24 का राइट आंसर, जल्दी बताइए। 24 का राइट आंसर क्या बनेगा? 24 का राइट आंसर बनेगा ये ध्रुवीय विलायकों में, ये ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। ध्रुवीय विलायकों में ये विलेय होते हैं जो आयनिक यौगिक होते हैं। तो 24 का राइट आंसर क्या बना? 24 का राइट आंसर यहाँ पर बन गया डी। कौन सा बन गया? डी। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन 25, आयनिक अपक्रियाएं कहाँ होती हैं? आयनिक अपक्रियाएं होती हैं, जो आयनिक अपक्रियाएं होती हैं कैसी होती हैं? मंद, या फिर अति मंद, या फिर तीव्र, या फिर केवल अंधकार में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सरल भी है। आयनिक अपक्रियाएं कैसी होती हैं? 25 का बताइए राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आयनिक अपक्रियाएं जो होती हैं वो सदैव कैसी होती? तीव्र अपक्रियाएं होती हैं। आयनिक जैसे कि Na+ है, जैसे कि मान लो Na+ है और Cl- है, ये बहुत जल्दी से किसका निर्माण करते हैं? NaCl का निर्माण करते हैं। तो आयनिक अपक्रियाएं बहुत ही स्पीड होती हैं, तीव्र होती हैं। ठीक, उच्च पलक झपकते ही पूर्ण हो जाती हैं, उन्हें आयनिक अपक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आयनिक यौगिकों के गलनांक होते हैं कैसे? उच्च, निम्न, सामान्य ताप पर पिघल जाते हैं, -डिग्री सेल्सियस के नीचे पिघल जाते हैं।
तो आयनिक यौगिकों के गलनांक कैसे होते हैं? उच्च या फिर निम्न, समान ताप पर पिघल जाते हैं, -10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पिघल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपको थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन आपको मैं ये प्रश्न ऊपर पर बता चुका हूँ। आयनिक यौगिकों के गलनांक कैसे होते हैं? गलनांक यहाँ पर उच्च होते हैं, हाई होते हैं, मिलीटिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई, मिलीटिंग पॉइंट भी हाई, ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा बंध अध्रुवीय बंध है? देखिए ये NH है, ये P और F है, ये CH है, ये OH है। तो इसको याद कर लेना, यहाँ पर पूछा गया अध्रुवीय बंध। 27 का राइट आंसर क्या बनेगा? 27 का यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, यहाँ पर PF जो बंध है ये अध्रुवीय बंध है, बाद बाकी में ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 28, चलिए 5 मिनट की और बात है, 5 मिनट और रुके रहिए। ये कुछ लोग धीरे धीरे गायब होने लगे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन उनके थोड़े कठिन लग रहे हैं। भीड़ हमेशा वहाँ पर होती है जो सस्ती चीज़ें होती हैं। अभी मार्केट में ही आप देख लो, मार्केट में ही आप देख लो कि भीड़ किसी जगह पर लग जाए तो आप समझ लेना कि वहाँ सस्ती चीज़ है, तभी वहाँ भीड़ लगी है। तो भीड़ वहीं लगती है जहाँ सस्ती चीज़ होती है। तो ये मैटर जो है ये अच्छा मैटर है, इसलिए यहाँ से भीड़ ख़त्म हो रही है। तो आप लोग भीड़ का हिस्सा ना बने, एक भीड़ का कारण जरूर बने, हिस्सा ना बने भीड़ का। जब एक धातु परमाणु एक अधातु परमाणु के साथ सहयोग करता है तो धातु परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो आकार घटता है, इलेक्ट्रॉन कम होते तो आकार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते तो आकार घटता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते तो आकार बढ़ता है। तो बताइए राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बड़े लेवल का, जो अच्छा क्वेश्चन है आंसर दीजिए इसका क्या बनेगा। देखिए किसी का आंसर सही नहीं है यहाँ पर आंसर क्या सही है? आंसर डी सही, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो आकार भी बढ़ता है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और इसको अपने पास रखिए छाप के। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के समझते जाइए, सीखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 29, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निम्न के साथ समसंरचनात्मक है। किसके साथ यही संरचना है? HgCl2 इसका नाम, और SnCl2, C2H2 और NO2। HgCl2 इसका नाम है मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये स्टेनस क्लोराइड है, ये एसिटिलीन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। बताइए 29 का राइट आंसर। किसके समान संरचना है? आइसो समइलेक्ट्रॉनिक है CO2 का कौन, ऐसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 का राइट आंसर क्या बनेगा? 29 का राइट आंसर बनेगा यहाँ पर मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो 29 का राइट आंसर ए बनेगा। इनकी प्रॉपर्टी होती है तब आपको अच्छे समझ में आएगा, लेकिन अभी आप राइट आंसर इसका ये ए बना लो। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, अभी 32 मिनट हुए हैं, यानी कि आपका अभी 32 मिनट हुए हैं, 10 मिनट और आप पढ़ाई कर लो। लगभग 42 या 40 मिनट का ये क्लास है, वो 9 बजे से पहले ही आपको फ्री कर देते हैं ताकि आप कुछ काम करके 9 बजे से अपनी पढ़ाई पढ़ सकें। और सभी लोग भाई साहब एक बात ज़रूर ध्यान दें, जितने भी लोग जुड़े हैं, मान लो कम लोग ही हैं संख्या में, इसको सपोर्ट करें, सभी के पास इस लिंक को भेजें अच्छे से, तभी आप लाभान्वित होगे। और हमारे भी विजय राइटर जो कंटेंट प्रोवाइडर हैं वो भी अच्छा हमें प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि उनका भी मनोबल बढ़ेगा। चलिए, आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है और दोनों गलत हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए। देखिए अब जो नए ट्रेंड में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, पुलिस और लेखपाल में भी, और SSC तो पूछा ही रहा है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताओ क्या बनेगा। 30 का यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, यहाँ पर सिर्फ केवल एक। क्या बनेगा? यहाँ पर केवल एक बनेगा। क्यों बनेगा? देखो सुन लो पहले। आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। अल्कोहल में कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं आयनिक यौगिक, अल्कोहल में घुलते नहीं हैं। ठीक है, और आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कैसे होते हैं? आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत सुचालक बोलेंगे, ठोस में नहीं होते हैं। गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, ठोस में नहीं होते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक सही हुआ आंसर। चलिए 5-7 मिनट और रुके रहिए भाई साहब। दो समान अथवा असमान तत्वों के परमाणुओं के बीच परस्पर समान इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं? समान और असमान परमाणु के समान इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कोई भी परमाणु हो चाहे समान चाहे असमान, इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से जो बंध बनता है, कौन सा बनेगा? उपसहसंयोजी बंध या धात्विक बंध या आयनिक बंध या सहसंयोजी बंध? बताइए इसका राइट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, इसका आप आंसर दे सकते हो। तो इसका आंसर बनेगा यहाँ पर सहसंयोजी बंध। आंसर क्या बनेगा? सहसंयोजी बंध आंसर बनेगा। तो इसका 31 का राइट आंसर क्या बना? 31 का राइट आंसर बना यहाँ पर डी। तो बताइए आप लोग
यहीं पर क्वेश्चन रखें या फिर 5 मिनट और इसको आगे बढ़ाएं? बताइए सभी लोग जल्दी बताइए। अच्छा चलिए, तो चलो मेरे कहने से आप 5 मिनट 10 मिनट और पढ़ लो इसमें। चलिए देखिए इधर 5 मिनट और पढ़ लो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए एनडीए में पूछा गया क्या है, सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में विद्युत संयोजकों को यौगिकों का होता है क्या? सहसंयोजी की तुलना में विद्युत संयोजी यौगिकों का क्या होता है? कम गलनांक तथा कम क्वथनांक, कम गलनांक तथा उच्च क्वथनांक, उच्च गलनांक तथा कम क्वथनांक, उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक। स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसका आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन अच्छा है, एनडीए में आया है। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए क्या बनेगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो बनेगा देखिए, इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा मेरे हिसाब से डी वाला बनेगा। कैसे? सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में विद्युत संयोजी यौगिकों का, विद्युत संयोजी यौगिकों का आपको पता ही है कि गलनांक उच्च होता है और क्वथनांक भी उच्च होता है, आपको पता ही है। ठीक है, सहसंयोजी की तुलना में ये दोनों प्रश्न अभी अलग अलग आपको हम पढ़ा चुके हैं, अब दोनों एक में मिक्स करके आ गया, तो यही पढ़ाई का मजा ही कुछ अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 33, सहसंयोजी यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि? सहसंयोजी की बात कर रहा है, क्यों निम्न होते हैं? वजह समझाओ, वजह क्या है? इसकी वजह पूछी गई तो वजह बताइए। सबसे पहले इसकी क्या बनेगी? ये कम क्रियाशील होते हैं, ये जल में इनका आयनन नहीं होता है, ये प्रायः जल में अवलेय होते हैं, इनके अंतराणुक बल दुर्बल होते हैं। बताइए क्या रीजन हो सकता है 33 में? 33 देखिए, सबसे पहली बात है इसका जो मुख्य रीजन है ये डी वाला है। इनमें अंतराणुक बल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं। अंतराणुक बल दुर्बल होते हैं, इसीलिए उनके क्वथनांक कैसे हो जाते हैं? निम्न हो जाते हैं। तो ये बात हो गई खत्म। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर क्या निम्न में से सहसंयोजक यौगिक कौन सा है? NaCl है और ये सिलिकॉन कार्बाइड है, पोटेशियम क्लोराइड है और ये कैल्शियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पर सहसंयोजी यौगिक पूछा गया है, बहुत ध्यान से बताइएगा। 34 का राइट आंसर दिमाग लगा के बताइए, तुरंत आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन टैली करके NaCl तो विद्युत संयोजी, इसको कट कर दो, KCl विद्युत संयोजी, इसको कट कर दो, कैल्शियम प्लस विद्युत संयोजी कट कर दो, जो बच गया वही आंसर है। तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन जिसमें भी लग जाए वो सहसंयोजी है। कुछ लोग कहें गुरुजी इसमें भी कार्बन लगा है, इसमें अरे पागल कार्बन नहीं लगाया है, वो Cl है। क्लोरीन जिसके साथ जुड़ेगा वो पक्का विद्युत संयोजी यौगिक होगा, क्योंकि अपने आप में वो निगेटिव होता है क्लोरीन। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है क्लोरीन की, विद्युतात्मकता फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की सर्वाधिक, विद्युतात्मकता फ्लोरीन ज़्यादा, हीलियम की आयनन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ऊपर बता चुका हूँ मैं एक बार इस चीज़ को। दो परमाणुओं के बीच बंद प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युतात्मकता का अंतर कम होता है। ये SSC 2016 में आया क्वेश्चन 35। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट 35 और हम आंसर उसका बता देंगे, आप लोग बताइए तब तक। 35 का आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर दो परमाणुओं के बीच दो परमाणुओं के बीच बंद की 35 सहसंयोजी बनेगा। इसका आंसर सहसंयोजी बनेगा। यहाँ पर राइट आंसर सहसंयोजी बनेगा। दो परमाणु की बंध की सहसंयोजी प्रकृति अधिक होती है यदि उसकी विद्युतात्मकता का अंतर कम होगा तो सहसंयोजी प्रवृत्ति अधिक होगी। ये डायरेक्ट कथन है, इसको याद रखें। अधातु परमाणु अधिकांशतः बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अधातु वाले होते हैं। आयनिक बंध, उपसहसंयोगी बंध, सहसंयोजक बंध और धात्विक बंध। अधातु जैसे मान लो क्लोरीन, अभी मैंने आपको उदाहरण करके बताया था, क्लोरीन अगर किसी के साथ जुड़ जाए तो आप समझ जाना अधातु परमाणु अधिकांशतः। देखिए अधातु अगर धातु के साथ जुड़ेगा, धातु तो वो विद्युत संयोजी बनाएगा, लेकिन अधातु अधिकांशतः आपस में सहसंयोजी बंध बनाते हैं। जैसे कैसे? जैसे Cl सिंगल बॉन्ड Cl, अधातु तो क्या बनेगा? Cl2 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ऐसी H2 बन जाएगा, जैसे O2 बन जाएगा। हालांकि हाइड्रोजन तीनों फॉर्म में पाया जाता है, धातु और गैस के रूप में। हाइड्रोजन एक अपवाद है, आवर्तसारणी का इसे 1st और 7th में रखा गया है। ठीक है, इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की है हाइड्रोजन की, इसको थोड़ा अपवाद के रूप में आप ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा। खाली स्थान बंद पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखते हैं। कैसे रखते हैं? अध्रुवीय सहसंयोजक या फिर ध्रुवीय सहसंयोजक या फिर आयनिक या फिर उप सहसंयोजक। आज का क्लास उन लोग स्टूडेंटों के लिए था जो 2022 में नौकरी लेना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये आज का क्लास है। तो 37 का राइट आंसर क्या बनेगा? 37 का यहाँ पर राइट आंसर बनेगा बी, ध्रुवीय
सहसंयोजक। चलिए जल्दी से इन क्वेश्चन को निपटाते हैं, 5 मिनट और जुड़े रहिए क्योंकि 39 मिनट का समय हो चुका है, इसलिए कह रहे हैं आपसे 9 बजे से पहले आपको हम फ्री कर देंगे। निम्न में से कौन से या सा कथन सही है? परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे से सहसंयोजक बंध बनते हैं। सहसंयोजक हो गए विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। कौन सही है? केवल एक या दोनों सही है या दोनों गलत हैं। 38 का राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या बनेगा? देखिए 38 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा केवल एक। कैसे बनेगा? यहाँ पर परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनिक साझे से, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो सहसंयोजक बंध बनता है। और सहसंयोजक वाले यौगिक कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इसमें लिखा है विद्युत के चालक। जो चालक होते हैं वो सुचालक होते हैं, सुचालक थोड़े नहीं होते, सुचालक तो आयनिक होते हैं भाई। तो यहाँ पर कौन सही है? पहला एक सही है ओनली। अब देखिए यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन और आपको ऐसा कहा जाता है, बुलंदियों को पाने हम चले हैं, बुलंदियों को पाने हम चले। कोटेशन सुने ध्यान से, बुलंदियों को पाने हम चले हैं, आसमां को झुकने हम चले हैं, आसमां को झुकाने हम चले हैं, है भरोसा मुझे खुद पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। कहते हैं रुकना नहीं, थमना नहीं, झुकना नहीं, आगे बढ़ते ही बढ़ते जाना है, क्योंकि बाद पतझड़ के बाद बसंत आना है। तो रुकना नहीं, थमना नहीं, झुकना नहीं, आगे बढ़ते ही बढ़ते जाना है, पतझड़ के बाद बसंत आना है। तो वापस से हम दोहरान करेंगे, बुलंदियों को पाने हम चले हैं, बुलंदियों को पाने हम चले हैं, आसमां को झुकाने हम चले हैं, है भरोसा मुझे खुद पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। तो आपको बाजी अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, या तो जान लगा दो या तो जाने दो। किसी ने कहा या तो जान लगा दो या तो जाने दो, मतलब उसमें जूझिए, पढ़िए, एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान से पढ़िए। कम समय में अधिक प्रश्न कराते हैं, और जगह पढ़ोगे तो यूट्यूब पे दुनिया का वो कहते हैं कि घंटा दबाइए, ये करिए, वो करिए, उसमें समय निकलेगा। यहाँ पर सीधा टू द पॉइंट आपसे हम बात करते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, 5 मिनट और जुड़े रहिए। उप सहसंयोजक बंध में दाता परमाणु आयन को क्या कहा जाता है? दाता परमाणु आयन को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात चल रही है। लुईस अम्ल कहा जाता है, लुईस क्षार, या लुईस लवण, या ऋणायन, क्या कहा जाता है? 39 का राइट आंसर क्या बनेगा? 39 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा लुईस क्षार। दाता परमाणु जो होता है वो लुईस क्षार, जो ग्राही होता है वो लुईस अम्ल। इसको याद कर लो, ये फैक्ट। NH3 अमोनिया और बोरान ट्राईफ्लोराइड के संयोग से जो अणु बनते हैं उसमें होता है हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, उप सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। तो 40 का राइट आंसर बताइए, 40 का राइट आंसर क्या बनेगा? 40 का यहाँ पर राइट आंसर बनेगा उप सहसंयोजी बंध। क्या बनेगा? उप सहसंयोजी बंध, क्योंकि इनका जो बंध है वो अन्य संयोजन से पूर्ण होता है, तो उप सहसंयोजी बंध बनेगा। क्वेश्चन नंबर 41, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के दो भाई साहब। यौगिक जिसमें आयनिक, सहसंयोजी, उप सहसंयोजी बंध तीनों होते हैं। SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड यानी कि हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड जल, सल्फर डाइऑक्साइड, और अमोनियम क्लोराइड, इसको नौसादर भी कहते हैं, ऊर्ध्वपातज का ये काम करता है, कपूर और अमोनियम क्लोराइड। तो राइट आंसर इसका बताइए, मतलब ऐसा योग इसमें कौन सा जिसमें आयनिक भी हो, सहसंयोग भी हो, उप सहसंयोग भी हो। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपाउंड है, NH4Cl। ये 12th और फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया होगा। 41 का राइट आंसर क्या बना? 41 का राइट आंसर बी बना, अमोनियम क्लोराइड। इसमें वैद्य संयोग भी है, सहसंयोग भी है, और आयनिक बंध भी, तीनों बंध है इसमें। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आज का, इसको ध्यान समझें। निम्न में से किस बंध में प्रोटॉन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? प्रोटॉन की महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? आयनिक बंध में, सहसंयोजक बंध में, हाइड्रोजन बंध और उपसहसंयोजक बंध। तो 42 का राइट आंसर बताइए माय डियर स्टूडेंट, क्या बनेगा जल्दी से। देखिए प्रोटॉन अन्य मतलब संयोजन से पूर्ण होता है, तो उपसहसंयोजक बंध होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये आज के इतने थे प्रश्न, और सभी लोग हमारे जितने भी विद्वान साथी और विदुषी साथीगण हैं, आप लोग आपस में ये ध्यान दें कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ इन वीडियो को आप ज़रूर देखें। जो पिछले वीडियो हैं उनको आप देखते रहें, और प्ले लिस्ट में भी चेक करें। बहुत कुछ मेरे पुराने वीडियो पड़े हुए हैं जो लॉकडाउन में मैंने साइंस के बनाए थे, साइंस मास्टर टेस्ट करके थे, तो उनको भी आप पढ़िए। और क्योंकि पढ़ो और पढ़ने से हर काम फतेह होगा। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को। अब मैं विदा देता हूँ, तो आप सभी लोग अपनी पढ़ाई में कार्यरत हों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग ग्रोथ कंपटीशन।